बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की लीगल टीम में मुबैना मशकूक एंट्री। इस खबर से नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इस अहम खबर की, बड़ी खबर की जो तफसीलात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके बाद जो आज इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, किसी मुल्क के साथ डील नहीं करेंगे। खान साहब के इस ऐलान की हकीकत क्या है, अंदर की खबर क्या है, कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, अहम तफसीलात हैं जो इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। इमरान खान साहब की लीगल टीम और उसमें मुबैना मशकूक एंट्री, इस खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले अमेरिका में हमारे एक दोस्त साफ़ी हैं जो पहले पाकिस्तान में हुआ करते थे, शाहिद असलम साहब। ग़ालिबन जो मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पाकिस्तान छोड़ने से पहले आखिरी मर्तबा जिस इदारे के साथ वो वाबस्ता थे वो बोल न्यूज़ का इदारा था। अब आजकल वो अमेरिका में हैं। शाहिद असलम की तरफ से नाजरीन एक ट्वीट किया गया जिसमें मुखातब किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को। पहले तो मैं शाहिद असलम साहब का ये ट्वीट आपकी खिदमत में पेश करूँगा, इसकी वजह क्या है, और फिर जो असल ख़बर है मुबैना मशकूक किरदार की, मुबैना मशकूक एंट्री की, फिर वो डिटेल में आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा। शाहिद असलम साहब अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कानूनी टीम के सरबराह भी हैं। राजा साहब, कुछ तफसीलात दरकार थी, उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक पीटीआई ने जिन वकला की खिदमात हासिल की हैं, चाहे पार्टी के अपने या बाहर से, उन्हें पार्टी और क़यादत के केसेस के मुख्तलिफ अदालतों में लड़ने के लिए फ़ीस की मद में 2022 से अब तक तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम अदा की गई है। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि किन किन वकला को कितनी कितनी फ़ीसेस अदा की गई और किस किस केस के लिए? ये भी प्लीज़ बता दें कि खुद आपने कितनी फ़ीस ली है पीटीआई के केसेस की मद में, अब तक कितने आपने वसूल किए हैं। ये नाज़रीन शाहिद असलम साहब का सवाल है। अब सलमान अकरम राजा साहब इसका जवाब देते हैं, नहीं देते। और मैंने वैसे बात आज़ाद पॉडकास्ट में भी तैयब बलोच साहब से पूछी थी, लेकिन आज मेरी राय इस पर यह है कि ये एक तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक्यूज़ को, हर मुल्ज़म को राइट देता है कि अपनी पसंद का वकील करे। और जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, मेरी अपनी असेसमेंट है, इमरान खान साहब की लीगल टीम, इमरान खान साहब के जो केसेस मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट्स में हैं, एटीसी कोर्ट में हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में हैं, या हाई कोर्ट्स में हैं, या सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, खान साहब की लीगल टीम के मरकज़ी सरबराह सलमान अकरम राजा साहब नहीं बल्कि सलमान सफदर साहब हैं। और ये कि किस वकील को कितनी मुआवजे के एवज़ जो है वो हायर किया गया, ये एक प्रिविलेज होता है। ये प्रिविलेज जो है वो क्लाइंट और लॉयर के माबैन होता है। तो लिहाजा शाहिद असलम साहब का सवाल अपनी जगह पे, मेरे लिए सर आँखों पे। अब तहरीक इंसाफ इस सवाल का जवाब देती है, नहीं देती, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है, ये क्लाइंट और वकील के आपस का मामला है। दूसरी नाज़रीन जो खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की, आजकल नाज़रीन इमरान खान साहब की लीगल टीम में एक नए वकील की एंट्री हुई है। और वो वकील साहब इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। जो जीएचक्यू हमला केस है, जीएचक्यू रावलपिंडी हमला केस है, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें आती हैं कि फ़र्द जुर्म ठीक नहीं लगाई गई, उसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, उसमें उन वकील साहब का नाम आता है। अब ये जो नाज़रीन वकील साहब हैं, माजी में जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि मुबैना मशकूक एंट्री, मैं इसको क्यों मुबैना मशकूक एंट्री कह रहा हूँ कि माजी में यही वकील साहब इमरान खान साहब की बेटी टैरियान को, ग़ालिबन मैं गलत नहीं हूँ, जवाज़ बना के इमरान खान की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे थे। इन वकील साहब की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ नाअहली की दरख्वास्त दायर की गई और उसमें ये खुद वकील नहीं थे,
बल्कि पटिशनर थे। यानी इमरान खान साहब की लीगल टीम में आने से पहले ये जो वकील साहब थे, ये इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन चाहते थे। अब नाज़रीन, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि वो वकील जो एक दरख्वास्त गुजार बन के सुप्रीम कोर्ट गया, जो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना चाहता था, और उनकी दरख्वास्त पे कुछ समातें भी अदालत उज़्मा में हुई, और फिर बाद में ये हुआ कि वो दरख्वास्त इमरान खान के ख़िलाफ़ डिस्क्वालिफिकेशन की सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो वकील इमरान खान को पहले डिस्क्वालीफाई करवाना चाहता था, क्या अब वो इमरान खान साहब का वकील बन सकता है? इस पर मैंने सवाल किया मुख्तलिफ लॉयर से, सीनियर वकीलों से, कि क्या ऐसा हो सकता है। उन्होंने तो ये जवाब दिया कि बिल्कुल जो वकील है, अगर उनको उनकी प्रोफेशनल खिदमात के लिए हायर किया गया है तो बिल्कुल वकील बन सकते हैं। लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि जो वकील दरख्वास्त गुजार बन के जाए और एक सियासी रहनुमा की डिस्क्वालिफिकेशन मांग रहा हो, जब वो उसका वकील बनेगा तो क्या वो उस जो एक होता है ना जज्बा, उस जज्बे के साथ उस बंदे का केस लड़ेगा जिसको वो पहले डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते थे? अब नाज़रीन, मुझे इस केस का इस सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन ये फैक्चुअल बात है कि ऐसे वकील इमरान खान साहब के लीगल टीम में शामिल हुए हैं। अब वो वकील कौन हैं? वो तहरीक इंसाफ को तलाश कर ले, तहरीक इंसाफ को पता होगा। आज भी मेरी इमरान खान साहब की लीगल टीम के एक लॉयर के साथ बात हुई। वो कह रहे थे कि मुझे इसकी डिटेल दें, मुझे इसके कोई डॉक्यूमेंट्स दें। मैंने कहा यार, मैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या दे सकता हूँ, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है कि ऐसी कोई दरख्वास्त 2021 में दायर हुई थी, 2022 तक अदम एतमाद की तारीख से पहले चलती रही थी, और वो दरख्वास्त बाद में वापस ले ली गई थी। अब वो इमरान खान साहब के लीगल टीम का हिस्सा, लेकिन मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर निकाल के थे। मैंने कहा जी, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा था कि ये हिस्सा कैसे बने। उन्होंने कहा जी, जैसे बने, कैसे बने ये मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान साहब की लीगल टीम का वो हिस्सा है। एक नाज़रीन, ये तहलका खेज खबर हो गई कि जो शख्स, जो वकील इमरान खान साहब को नाहिल करवाना चाहता था, आज वो हीरा वकील इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस पर आने से पहले आज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाप्ति हुई है, जिसमें इमरान खान साहब पेश हुए, उषा बीबी साहबा पेश हुई। और आज के इस केस में हुआ ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से 108 तहाइफ जो तोशा खाना से हासिल किए गए, उनकी डिटेल अदालत के सामने रख दी गई। अब बहुत सारे दोस्त कहते हैं, बल्कि इमरान खान साहब की लीगल टीम के एक लॉयर भी कह रहे थे कि इमरान खान ने कौन सी करप्शन की है। अब मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि खान साहब ने, चलें एक लम्हे के लिए 190 मिलियन पाउंड केस को भी आप साइड पे रख लें, उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन खान साहब तोशा खाना के मुहाफ़िज़ थे। ये जो तोशा खानों से दर्जनों सैकड़ों तहाइफ निकाले गए, और उसको इस तरीके से, मैं ये भी नहीं कहता कि बेदर्दी से बेचा गया, हालांकि बेदर्दी के साथ बेचे गए वो तहाइफ, इस तरीके से वो तोशा खाने के तहाइफ हासिल किए गए कि उन तहाइफ को तोशा खाना में जमा कराने के बजाय मार्केट में पहले सेल आउट करके अपना जो नफ़ा 80% या 50% बनता था वो जेब में डाल लिया, बाकी जो 20% 50% जमा करवाने थे वो आपने ख़जाने में जमा करवा दिए। तो इसको आप करप्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तोहफा तो ये है कि आपको एक चीज़ पसंद आई, आपने अपने पास रख ली, आपको ज़रूरत पड़ी, आपने उसको फ़रोख्त कर दिया। लेकिन आपने, अगर आपका कंडक्ट ये हो कि आप उस तोहफे को पहले बेचते हैं और उससे जो हासिल होने वाला नफ़ा है वो पॉकेट में डाल के बाकी जो एक कीमत बनती है आप उसको जमा कराते हैं, तो इसका मतलब यह है कि तो तोशा खाने से पैसे बनाए जा रहे थे। अब बहुत सारे दोस्त जो बात करते हैं कि नवाज शरीफ ने, जरदारी ने तोशा खाने से गाड़ियाँ लीं, वो तो गाड़ियाँ ले नहीं सकते थे। बिल्कुल इस केस का ट्रायल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज अगर नवाज शरीफ और जरदारी से कोई अदालत कहे कि आपने तहाइफ गलत हासिल किए हैं, आप ये तहाइफ जो है वापस तोशा खाना में जमा करवाएं, ये कानून के मुताबिक नहीं लिए गए थे, तो उनके पास वो तहाइफ, वो गाड़ियाँ मौजूद हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हैं। इमरान खान साहब ने तो सारे के सारे तहाइफ मार्केट में फ़रोख्त कर दिए। तो ये चीज़ डिस्टिंग्विश करती है कि खान साहब ने उन तहाइफ के साथ क्या किया, क्योंकि तोहफ़ा जो मेरी अपनी
انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کو ایک تحفہ کسی ملک کے سربراہ نے دیا، آپ کو اچھا لگا، آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ میرے پاس رہے، ایک نشانی کے طور پہ، ایک سیمینئر کے طور پہ میں اپنے مہمانوں کو دکھاؤں گا، اپنے رشتہ داروں کو دکھاؤں گا، اپنے بچے اپنی فیملی کو دکھاؤں گا. لیکن جب مطمع نظر، جب مقصد یہ ہو کہ آپ نے اس کو بیچ دینا ہے اور عرضہ اس کی قیمت لگا کے آپ نے بیچ دینا ہے، اور آپ نے ایک ہیلدی اماؤنٹ، ایک ہینڈسم اماؤنٹ اپنی پاکٹ میں ڈال لینی ہے، اور 20% آپ نے جمع کروا دینا ہے، 20 ہے 50 ہے آپ نے جمع کروا دینا ہے، تو اس کی جو انٹینٹ ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ یہاں پر پیسہ بنایا جا رہا ہے. تو خان صاحب پیسہ بنانے نہیں آئے تھے. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں پہ تو نظر آ رہا ہے کہ پیسے بنائے جا رہے ہیں، اور خان صاحب اس بات کو وزیر اعظم بننے سے پہلے خود ڈسکریج کر دیتے کہ یہ تحفے کے تحائف جو توشہ خانے سے لیے جاتے ہیں نہیں ہونے چاہیے. تو خان صاحب بھی وہی کر رہے تھے، بلکہ نہ صرف وہ کر رہے تھے بلکہ اس سے بڑھ کے کر رہے تھے، توشہ خانے سے پیسے بنا رہے تھے. تو پھر یہ ایک ڈسٹنگوش چیز تو ہے. تو 108 تحائف کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کیا گیا، رجسٹرڈ پیش کیے گئے، شوائز پیش کیے گئے، اپریزر کا تحائف کی قیمت لگانے کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی پیش کیا گیا، اور جو گواہ آج آئے ان کے بیان قلم بند ہوئے. عمران خان صاحب کے وکلا نے آج جتنی ہو سکی ان پہ جرح مکمل کی، اور کل تک اس کیس کی سماعت کو جو ہے ملتوی کر دیا گیا. اس کیس کی سماعت کے بعد ناظرین بشریٰ بی بی صاحبہ باہر آتی ہیں، اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی طرف سے کچھ اہم اناؤنسمنٹ کی گئی کہ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے. اب خان صاحب کیا کہتے ہیں یہ ناظرین بشریٰ بی بی صاحبہ کی زبانی سنیں. اب اس میں خبریں ہیں ناظرین، اس میں انیلسس بھی ہے میرا، اس میں ڈیٹیل بھی ہے، اور اس میں آپ یوں کہیں کہ ایک وہ تو نہیں کہ سکروٹنی کرنا یا پوسٹ مارٹم کرنا، پوسٹ مارٹم آپ میرے کا مناسب لفظ ہوگا. تو اس میں سنیں عمران خان صاحب نے کیا کہا، جو کہ بشریٰ بی بی صاحبہ باہر آ کے بتا رہی ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ہر کیس لڑوں گا، جب کیسز لڑ رہا ہوں تو مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پہ ڈیل نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب ڈیل کر کے باہر نہیں آنا چاہتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ ڈیل نہ کرنے کا اعلان تو کر دیا، لیکن حقیقت وہ صافی، میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں جو میں نے تھم نیل پہ لکھا کہ اگر خان صاحب بالکل ڈیل کر کے باہر نہیں آنا چاہتے تو آج جو خبر چلی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے اپنے وزراء کے بیانات بھی ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہیں، جو نہ ہٹائے جا سکتے ہیں، جو بیانات نہ مٹائے جا سکتے ہیں، کہ عمران ہمارے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہمارے 2 مطالبات ہیں، عمران خان اور تحریک انصاف کے اسیران کو رہا کیا جائے. اگر آپ نے ڈیل نہیں کرنی تو کیا آپ نے یہ مطالبہ کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کیا ان مطالبات سے نکال دیا ہے؟ ایسا تو ناظرین نہیں ہے. ابھی بھی یہ خبر کرنے سے پہلے، یہ ولاگ کرنے سے پہلے میں نے تحریک انصاف کے اہم رہنما سے فون کر کے پوچھا کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو رہا کیا جائے، اسیران کو رہا کیا جائے، 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اسیران میں عمران خان کا مطالبہ بھی شامل ہے کہ ان کو بھی رہا کیا جائے؟ تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ بالکل ہمارا یہ نقطہ بھی شامل ہے کہ عمران خان تو سر فہرست ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے. جب آپ ریٹن لکھ کے 2 جنوری کو دینے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، تو پھر ڈیل تو آپ آن ریکارڈ تو کرنے جا رہے ہیں، یا ڈیل نہیں کرنے جا رہے، ایٹ لیسٹ آپ این آر او تو حکومت کس سے مانگنے جا رہے ہیں. آپ کی باتیں مانی جاتی ہیں نہیں مانی جاتی وہ ایک الگ بحث ہے. جب آپ تحریری طور پہ ریٹن چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے، اس میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی ہوگا، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیل نہیں کرنا چاہتے؟ حکومت کے ساتھ آپ رہائی کی بات کریں گے تو آپ این آر او مانگنے جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خان صاحب کا اپنا فلسفہ ہے، یہ خان صاحب کی اپنا پڑھایا ہوا سبق ہے جو ہم سب نے پڑھا ہے. اب آگے کیا کہتی ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ؟ اب ناظرین سنتے جائیں. بشریٰ بی بی صاحبہ نے علیمہ خان صاحبہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. پھر ناظرین وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بنی گالا ہاؤس اریسٹ میں نہیں جائیں گے، توشہ خانہ 2 بھی توشہ خانہ پہلے کی طرح کا کیس ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ بھی جو ہے اس پر 6 تاریخ کو بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائی جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں. لیکن ناظرین اسی گفتگو میں ایک اور بھی عمران خان صاحب نے بات کی، جو کہ فیصل چودھری صاحب نے اپنے ایکس کے اوپر پوسٹ کی ہے. وہ ناظرین کیا بات ہے؟ فیصل چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستانی سیاست کے 12ویں کھلاڑی بن چکے ہیں. یہ فیصل چودھری صاحب عمران خان کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں. یعنی فیصل چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے یہ فرمایا ہے
کہ नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत के 12वें खिलाड़ी बन चुके हैं, उनसे क्या बात करें। अब इमरान खान साहब से बंदा ये सवाल पूछे कि आप इस किस्म के इल्ज़ामात लगा के क्या कोई मुबालगा आराई करना चाहते हैं, सियासी शोबदाबाजी करना चाहते हैं। यानी एक तरफ आप नवाज शरीफ की बनाई हुई हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात की बैठक पे बैठ चुके हैं, आप अपना तहरीरी चार्ट ऑफ डिमांड भी देने जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ 12वां खिलाड़ी है। क्या शहबाज शरीफ ने जो कमेटी बनाई है, शहबाज शरीफ साहब ने जो कमेटी बनाई है, क्या नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर बनाई है? फिर इमरान खान साहब नवाज शरीफ को 12वां खिलाड़ी कहते हैं। नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के किंग मेकर हैं। उसमें कहीं ना कहीं आप मौलाना फजल रहमान साहब को भी फिट कर सकते हैं। तो ये किंग मेकर हैं और नवाज शरीफ की बनाई कमेटी से, जरदारी की रजामंदी के साथ या उनसे मुशावरत करके बनाई कमेटी के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि नवाज शरीफ 12वें खिलाड़ी हैं। क्या इमरान खान साहब खुद मुज़ाकरात के इस प्रोसेस को कहीं सबोताज तो नहीं करना चाहते? आगे नाज़रीन सुने। इमरान खान साहब ने कहा कि जिनसे बात कर रहे हैं वो भी असल ताकत की इजाज़त के बगैर बात नहीं कर सकते। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमती कमेटी के पास ताकत नहीं है, अख्तियार नहीं है, तो फिर खान साहब आप उनके साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? और फिर एक और चीज़ जो फैक्चुअली बात है, जो फैक्चुअल यानी हकीकत है, हकाइक हैं, ये मुज़ाकरात करने के लिए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए कौन मरे जा रहा था? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, जैसे मैंने कहा कि बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, ना हटाए जा सकते हैं, ना मिटाए जा सकते हैं, ना भुलाए जा सकते हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपना पूरा जोर लगा के कह रहे हैं कि हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करें। हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? आप तो हमारे सियासी मुखालफ हो सकते हैं, वैसे तो आप हमारे भाई हैं, हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें, कमेटी तश्कील दें। आप तो उनके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए बेताब थे। अब आप कहते हैं कि इनके पास अख्तियार नहीं। आगे इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात में इनको एक ओपनिंग दी है, हमारे 2 मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, इस पर हुकूमत कितनी संजीदा है पता चल जाएगा। लेकिन खान साहब, आपकी ये जो बातें हैं, इससे आपकी संजीदगी का भी पता चल रहा है कि आप की जो सोच है वो इन मुज़ाकरात को लेके किस तरीके से देखती है। लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात का प्रोसेस अभी चलना है। 2 जनवरी को इजलास होना है जो कि गालिबन इन कैमरा होगा, उसमें देखते हैं। आज ये खबर तो आ चुकी है कि 2 ही मुतालबात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मैंने कन्फर्म भी किया पीटीआई के हम शख्सियत से, और उसमें एक मुतालबा रिहाई का है इमरान खान समेत पीटीआई के कारकुनान का, और दूसरा मुतालबा जुडिशल कमीशन का है 9 मई और 26 नवंबर के मामले पे। तो खान साहब बेशक ऐलान करते रहें कि मैं डील नहीं करूँगा, ये खान साहब का एक सियासी ऐलान से बढ़ के कुछ नहीं होगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।